Dear students, let's start filmmaking chapter class 12th. Ingmar Bergman is a well-known Swedish director of films noted for their starkness, their subtle use of black and white and shades of those extremes. इंगमर बर्गमन एक स्वीडिश डायरेक्टर है, स्वीडन के रहने वाले डायरेक्टर हैं। उनकी फिल्म्स जो है वो नोटेड है, जानी जाती है खास तौर से स्टार्कनेस के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए। स्टार्कनेस मीन्स सिंप्लिसिटी। तो उनकी जो फिल्म्स है वह सिंप्लिसिटी के लिए जानी जाती है। उनमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है। वो एक सिंपल फ़िल्म है। उनमें वो फ़िल्म जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में है। उनमें उनके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट का एक उनके एक्सट्रीम तक उनको यूज़ किया। उनके शेड्स को, उनके एक्सट्रीम शेड्स को उनको यूज़ किया, मतलब बिल्कुल डार्क से लेकर के और व्हाइट जो जितने भी शेड्स बनते हैं उनको उसमें यूज़ किया। मतलब कहने का मतलब वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है। द एम्बिग्विटी ऑफ देयर कंटेंट, कंटेंट मीन्स उनके जो थॉट है वो एम्बिग्विटी है। वहाँ पर चीज़ें, जो फ़िल्म है वो किसी नॉवेल पे बेस्ड नहीं है। इंगमर बर्गमन किसी भी नॉवेल पर पिक्चर बनाने को, फ़िल्म बनाने को राज़ी नहीं होते थे। वो एक थॉट से फ़िल्म बनाते थे और जो थॉट्स होती है वो जनरली स्पष्ट नहीं होती है, एम्बिग्विटी रखती है वो। तो यहाँ पर एम्बिग्विटी ऑफ देयर कंटेंट का मतलब उनकी थॉट किस तरह की एम्बिग्विटी है, वो क्लियर नहीं होती है, लेकिन थॉट है, वो कुछ सोचने को मजबूर करती है। आपके अपने खुद के व्यू बनते हैं किसी भी फिल्म को देख करके। आप खुद उसकी इंटेलेक्चुअलिटी को आप समझोगे, आप अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के अकॉर्डिंग उस फिल्म को आप समझने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर जो एम्बिग्यूटी ऑफ देयर कंटेंट का मतलब वो फिल्म किस तरह की फिलोसॉफिकल फिल्म बनाते हैं वो। एंड सर्टेन ब्रूडिंग प्रेजेंस, और उनके अंदर गंभीरता होती है, उनके सब्जेक्टों में गंभीरता होती है। एक नोवेल बेस्ड या स्टोरी बेस्ड फिल्म नहीं है वो। तो ए सर्टेन ब्रूडिंग प्रेजेंस दैट सीम्स टू परवेट देम ऑल, और वो जो ब्रूडिंग है, वो जो गंभीरता है, वो सब्जेक्ट की जो गंभीरता है वो लगभग उनकी सभी फिल्म पर छाई हुई है, सभी फिल्मों में वो मिलती है। देम ऑल जो यहाँ वर्ड दे रखा है, ये देम ऑल वर्ड, ये देम ऑल वर्ड यहाँ पर ऑडियंस के लिए नहीं है। यहाँ देम ऑल वर्ड उनकी द्वारा बनाई गई सभी फिल्मों के लिए है, ये वर्ड आया है। द लिस्ट ऑफ बर्गमन फिल्म्स इज लॉन्ग, तो यह एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। हिज बेस्ट नॉन इंक्लूड द सेवन सील, वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, द वर्जिन स्प्रिंग, द साइलेंस, परसोना, द पैशन ऑफ अन्ना एंड द क्राइज एंड विस्पर्स। दिस लास्ट फिल्म इज इन कलर, जो इसकी जो एक लास्ट जो फिल्म दे रखी है, क्राइज एंड विस्पर्स, ये कलर पिक्चर थी, ये वाली कलर फिल्म थी, जिसके अंदर रेड शेड को ज़्यादा यूज़ किया गया। इन द फॉलोइंग सिलेक्शन, जो नीचे का जो पैराग्राफ दे रखा है, जो चैप्टर आज अपना है, वो कहाँ से लिया गया है? इंट्रोडक्शन टू फोर्स स्क्रीन प्लेज बाय इंगमर बर्गमन। 1960 में इंगमर बर्गमन ने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था फोर स्क्रीन प्ले, और उसके इंट्रोडक्शन में उन्होंने इस बात को डिस्कस किया था कि फिल्म मेकिंग बनाने के उनके व्यूज क्या हैं। तो उन्हीं व्यूज पर फिल्म मेकिंग है, उन्हीं व्यूज पर इस चैप्टर में दे रखा है। तो इन द फॉलोइंग सिलेक्शन, द इंट्रोडक्शन टू फोर स्क्रीन प्लेज बाय इंगमर बर्गमन, बर्गमन डिस्कसेस हाउ ही व्यूज द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। During the shooting of the Virgin Spring, we were up in the northern province of Dalarna in May। यहाँ पर वो एक बात बता रहे हैं, एक अपनी इवेंट बता रहे हैं कि वर्जिन स्प्रिंग की शूटिंग चल रही थी। स्वीडन की बात है। स्वीडन में एक डलाना एक काउंटी है, उस काउंटी में नॉर्दर्न प्रोविंस, एक्चुअली डलाना जो डलार वर्ड बनता है ये वेलिस के लिए आता है, तो वहाँ पर वेलिस ज़्यादा है। तो स्वीडन में डलाना काउंटी है, तो उसका जो प्रोविंस होगा इसमें अपन ज़्यादा डिस्कस ना करें। तो नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ डलाना में मई के टाइम पर वहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय था। 7:30, लगभग 7:30 बज रहे थे कुछ फैक्टर्स के अंदर।
द लैंडस्केप देयर इज रग्ड, वहां का जो जमीन था, लैंडस्केप था, वो उबड़ खाबड़ था। एंड आवर कंपनी वाज वर्किंग बाय ए लिटिल लेक इन द फॉरेस्ट, और उनकी जो कंपनी थी, जो फिल्म प्रोड्यूसिंग जो कंपनी थी, वो किसी जंगल में झील के किनारे वो अपना काम कर रही थी, मतलब वहाँ शूटिंग चल रही थी झील के किनारे। इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड थी, अबाउट 30 डिग्रीज। तो यहाँ पर 30 डिग्री वो सेंटीग्रेड नहीं है, वो फ़ारेनहाइट है। और सेंटीग्रेड की अगर बात करें, ये में करें, तो ये आता है लगभग -1, मतलब जीरो से भी थोड़ा नीचे चला जाता है। उस टेम्परेचर को बोलेंगे 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 30 डिग्री यहाँ पर, दिस इज नॉट सेंटीग्रेड, दिस इज इन फ़ारेनहाइट। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम अ फ्यू स्नो फ्लैक्स फेल थ्रू द ग्रे रेन डिम्ड स्काई, और बीच बीच में बर्फबारी हो रही थी। किस तरह की, जो एक रेनी डिम्ड स्काई, थोड़ा धुंधला सा आसमान बना होता है उस समय, वहां पर बर्फबारी हो रही थी। द कंपनी वाज ड्रेस्ड इन स्ट्रेंज वेराइटी ऑफ क्लोथिंग, और जो उनकी कंपनी के लोग थे, उन्होंने अजीबो गरीब कपड़े पहन रखे थे। जैसे उन्होंने, कि सर्दी का टाइम था, तो कपड़े किस तरह के ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसको थोड़ा ले लेते हैं। रेन कोट्स, ऑयल स्लीकर्स, आइसलैंडिक स्वेटर्स, जैकेट्स, ओल्ड ब्लैंकेट्स, कोचमेंस कोट्स एंड मेडाइवल रोब्स। मेडाइवल रोब्स एक मध्यकालीन जो कपड़े होते हैं, लगभग जैसे ये मान चलो आप 12 और 13 जो सेंचुरीज है, उस समय के जो कपड़े होते हैं वो मेडाइवल रोब्स में आते हैं। 12 13 टू शायद 18 तक, तो मेडल रोप्स के कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। अवर मैन एंड हैड लेड सम 90 फीट ऑफ रस्टी बकलिंग रेल ओवर द डिफिकल्ट टराइन। और उनके जो लोग थे, उन्होंने एक लगभग 90 फीट की एक जंग युग पुरानी सी एक रेल पटरी बिछा रखी थी वहां के टेरेन में। टेरेन मीन्स जो लगभग हल्का सा, जैसे ये क्योंकि वो वैली वाला एरिया था, तो वहाँ पर जो फुट हिल्स वगैरह होती है, उस जगह को बोलते हैं टेराइन। तो उस जगह उन्होंने अपनी एक रेल को जो शूटिंग करते हैं, तो उन्होंने उस कैमरा को ले जाने के लिए एक पटरी बिछा रखी थी लगभग 90 फीट की। ये भी फैक्ट है। टू डोली द कैमरा ऑन, जिसके ऊपर वो कैमरा को डोली करते हैं, इधर से उधर उसको मूव करते हैं शूटिंग के वक्त। वी वर ऑल हेल्पिंग विथ इक्विपमेंट्स, और वो सब लोग इक्विपमेंट्स के साथ में बिजी थे। एक्टर्स, इलेक्ट्रिशियंस, मेकअप मैन, स्क्रिप्ट गर्ल, साउंड क्रू, मेनली टू कीप वार्म, और सभी क्या थे, वार्म थे आपस में, मतलब वो लोग बिजी थे। यह कहने का मतलब है कि कल भले ठंड थी, लेकिन वो लोग कैसे वार्म हो रहे थे, क्योंकि सब आपस में बिजी थे। सडनली समवन शाउटेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड द स्काई, तभी कोई चिल्लाया और उसने इशारा किया आकाश की तरफ। देन वी सॉ अ क्रेन फ्लोटिंग हाई अबव द फर ट्रीज, और उन सब ने वहां पर क्या देखा, ट्रीज के ऊपर किस कुछ एक सॉरी एक क्रेन को फ्लोट करते हुए देखा, उन्होंने उसको उड़ते हुए देखा। एंड देन अनदर, उसके पीछे एक और, एंड देन सेवरल क्रेन्स फ्लोटिंग मैजेस्टिकली, और वो उसके बाद उसके पीछे कुछ और क्रेन्स मैजेस्टिकली वहां पर फ्लोट करने लगी, बड़े ही अजीब ढंग से, बहुत शानदार तरीके से। मैजेस्टिकली का मतलब बहुत शानदार तरीके से। इन ए सर्किल अबव अस, उनके ऊपर, अस का मतलब यहाँ पर उनकी कंपनी है। तो वी ऑल ड्रॉप्ड व्हाट वी वर डूइंग एंड ran टू द टॉप ऑफ ए नियर बाई हिल टू सी द क्रेन्स बेटर, और एकदम से हमने भी सबने हमारे जो काम जो कर रहे थे वो सब छोड़े, और वो सब हिल के टॉप पर, क्योंकि मैंने बोला ना कि वो लगभग वो वेली वाला एरिया बनता है जहाँ पर टेरेन में वो लोग काम करते हैं, फुट हिल्स में काम करते हैं। लेकिन अब वो कहाँ चले चले, एकदम तोड़ करके थोड़े अप साइड में चले, ऊपर की तरफ चले, ये क्रेन्स को बेटर तरीके से देखने के लिए। वी स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम वहां पर बहुत टाइम समय तक खड़े रहे। अंटिल दे टर्न वेस्टवर्ड एंड डिसअपियर्ड ओवर द फॉरेस्ट, जब तक कि, अंटिल मीन्स जब तक कि वो वेस्टवर्ड, पश्चिम की तरफ जाकर के डिसअपियर नहीं हो गई, वहां से आगे वो नहीं चली गई, वो जब तक वो दिखना बंद नहीं हो गई, तब तक वो लोग वहां पर खड़े रहे। एंड सडनली आई थॉट, और एकदम से वहां पर जो अपने जो ऑथर है उनके दिमाग में विचार आए। तो यहाँ पर क्या फिलोसॉफिकल थॉट है ये कुछ, ये जनरली उसी तरह की थॉट होती है जैसे अपन कोई
व्यक्ति जब किसी को लेकर जाते हैं मर मौत की बात में, और वहां पर जो अपने वहां बैठे बैठे जो थिंकिंग आती है, इसी तरह की थिंकिंग प्रोसेस उनके माइंड में आई। सिंपल सी लाइन है, दिस इज वॉट इट मीन्स टू मेक ए मूवी इन स्वीडन। शायद ये वही है जिसके लिए हम यहाँ पर स्वीडन में मूवी बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्या चीज, ये खूबसूरती है, एक मेजेस्टिक चीज है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, जब आप कोई मूवी देखते हो तो वहाँ एक मेजेस्टिक चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। तो स्वीडन में क्या है, मेजेस्टिक चीजें हैं। क्रेन फ्लाई कर रही, फ्लोट कर रही है, वो उसको देखने के लिए जा रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने बोला कि स्वीडन में कुछ कुछ शायद इसी तरह की चीजें हैं, इसी तरह की कुछ मेजेस्टिक ब्यूटी है, जिसके लिए हम यहाँ मूवी बना रहे हैं। दिस इज वॉट कैन हैपन। शायद ये वही सब चीजें जहाँ पर कुछ चीजें होती है। दिस इज हाउ वी वर्क टुगेदर विद अवर ओल्ड इक्विपमेंट। शायद हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ, यहाँ पर एक दूसरे के साथ हम यहाँ काम कर रहे हैं कुछ ओल्ड इक्विपमेंट के साथ में। एंड लिटिल मनी, हमारे पास पैसा भी कम था, ओल्ड इक्विपमेंट थे, परंतु यहाँ पर कुछ इस तरह की चीजें जिसके लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। एंड दिस इज हाउ वी कैन सडनली ड्रॉप एवरीथिंग। एंड दिस इज हाउ वी कैन सडनली ड्रॉप एवरीथिंग। हमने हमारी सब चीजें, कुछ ऐसी चीज मेजेस्टिक जैसी चीजें जिसके लिए हमने हमारी एकदम चीज छोड़ी, फॉर द लव ऑफ फोर क्रेन्स। यहाँ पर ध्यान रखना, FOUR, फोर क्रेन्स की बात आ रही है। अगर बाय द वहां बात आए कि कितनी क्रेन्स, तो फोर क्रेन्स पे आपको टिक करना है। तो फॉर द लव ऑफ फोर क्रेन्स फ्लोटिंग अबव द ट्री टॉप्स। ये छोटी सी चार लाइनें हैं, ये फिलोसॉफिकल थॉट को दिखाती है ऑथर के, कि वो कितने थॉटफुल हैं। एक छोटी सी चीज उनको, उसमें थॉट उनको चलती है माइंड के अंदर। चाइल्डहुड फोर टेल्स फ्यूचर। बचपन की कुछ चीजें जो किसी भी व्यक्ति के फ्यूचर के बारे में बताती है। यहाँ पर कुछ इस तरह की बातें यहाँ पर ऑथर कर रहे हैं कि माई एसोसिएशन विद फिल्म गोज बैक टू द वर्ल्ड ऑफ चाइल्डहुड। मेरा जो फिल्म के प्रति मेरा जो जुड़ाव था, वो मेरे बचपन के संसार से ही है। माई ग्रैंड मदर हैड ए वेरी लार्ज ओल्ड अपार्टमेंट इन उपासला। मेरी दादी का एक उपासला में एक पुराना सा अपार्टमेंट था, बड़ा सा पुराना सा। ये उपासला का ये भी काउंटी है, जैसे कि डलाना वर्ड काउंटी है, उपासला भी एक काउंटी है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को शो करता है, इस तरह के वर्ड्स। आई यूज्ड टू सिट अंडर द डाइनिंग रूम टेबल देयर। मैं वहां पर डाइनिंग रूम की में जो टेबल थी उसके नीचे बैठ जाया करता था, लिसनिंग टू द सनशाइन, और लिसनिंग टू द सनशाइन। बच्चों, आई एम नॉट हैंडी विद दिस लैपटॉप OBS system, so I can't manage my lines to show where I am listening to the sunshine। तो मैं वहां पर डाइनिंग रूम की जो टेबल थी वहां पर बैठ जाया करता था, लिसनिंग टू द सनशाइन, और सनशाइन को सुना करता था। तो यहाँ पर सुना करता था मतलब नहीं है, लिसनिंग उस चीज के लिए आता है, लिसन वर्ड, जब आप किसी चीज पे ध्यान देते हैं। लिसन टू मी, मेरे पे ध्यान दो, मेरी बात सुनो। लिसन टू हिम, उसकी बात पे ध्यान दो। तो जो लिसन वर्ड आता है उसको ध्यान आता है ध्यान देने के लिए। तो यहाँ पर लिसन टू सनशाइन का मतलब है कि वो उनका ध्यान किस पर चल जाया करता था, सनशाइन पर। जो धूप वहां पर आती थी, उस धूप पर उनका ध्यान बरबस ही चल जाया करता था, वो उसको देखने लगते थे। तो लिस्निंग टू द सनशाइन, और केयरफुली उसको देखते थे। विच केम इन थ्रू द जाइजेंटिक विंडोज, जो बड़ी बड़ी खिड़कियों से अंदर आती थी। द कैथेड्रल बेल्स वेंट डिंग डोंग। कैथेड्रल जो चर्च था, वो उसकी जो बेल्स थी वो डिंग डोंग की जो वो करती थी। एंड द सनलाइट मूव्ड अबाउट, और सनलाइट जो सूरज का प्रकाश था वो मूव करता था, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता था। एंड साउंडेड इन ए स्पेशल वे। अब यहाँ पर साउंडेड वर्ड क्या है, जैसे वहां लिसनिंग वर्ड आया है, इस बात को केयरफुली किसी को नोटिस करने के लिए यहाँ पर साउंडेड वर्ड इस चीज के लिए आया है कि सनलाइट जो मूव करती थी वो मेजेस्टिकली मूव करती थी, जिस पर ध्यान चल जाता था। एक तो वर्ड है लिसनिंग, मतलब मैं ध्यान दे रहा हूँ, और एक वर्ड आता है कि साउंडेड, मतलब वो कुछ इस तरह की चीज थी जिसने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया।
उसके लिए वर्ड आएगा साउंडेड। तो सनलाइट मूव्ड अबाउट एंड साउंडेड इन ए स्पेशल वे, और एक मेजेस्टिकली वो मूव होती थी, सनलाइट आगे बढ़ती थी। वन डे व्हेन विंटर वाज गिविंग वे टू स्प्रिंग, एक दिन जब सर्दी का मौसम जा रहा था और स्प्रिंग के दिन आ रहे थे, एंड आई वाज 5 years old, और जब वो शायद लगभग 5 साल के होंगे, अ पियानो वाज बीइंग प्लेड ऑन द नेक्स्ट अपार्टमेंट, पास ही किसी मकान से, घर से पियानो की आवाज आ रही थी वहां पर। वहाँ वर्ड्स, अब ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर सकते कि वर्ड शायद एक म्यूजिक का टाइप होता होगा। तो इट प्लेड ए वर्ड्स, नथिंग बट वोल्टेज वर्ड्स, और वो पक्का वो वर्ड्स ही था। ऑन द वॉल हंग ए लार्ज पिक्चर ऑफ वेनिस, वहां पर दीवार पर एक वेनिस की बड़ी सी तस्वीर लटक रही थी। इज द सनलाइट मूव्ड अक्रॉस द पिक्चर, जब वो सनलाइट मूव हो रही थी, जब वो सनलाइट आगे बढ़ रही थी, और जब वो पिक्चर के वोटर पर गिरी, पिक्चर में जो तस्वीर थी, उस तस्वीर में जो वोटर का जो सीन बना हुआ था, जब वहां पर गई, तो उससे क्या हुआ, वो अपने आप बने रही। कहने का मतलब ये है कि उस उससे वो वाइटल फॉर्म में आ गई, एक पिक्चर एक तरह से वाइटल फॉर्म में आ गई। उनको ऐसा लगा जैसे जो सनलाइट उसके ऊपर गिरी है, तो सन की वजह से उसके अंदर जीवन तत्व आ गया है, और वो ऐसा लगा जैसे पानी बहने लगा है, कैनाल में से पानी बहने लगा है। द पिजन फ्लू अप फ्रॉम द स्क्वायर, और चौराहे से पिजन्स कबूतर उड़ रहे हैं। पीपल टॉक्ड एंड गेस्टिकुलेटेड, लोग आपस में बतिया रहे हैं। एंड गेस्टिकुलेटेड मतलब आपस में हाव भाव शो होने लगे। एक तो केवल बतिया रहे हैं, कि उनके हाव भाव भी शो हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर उसको आप ये समझ रहे हैं कि जो ऑथर है वो कितने थॉटफुल है, वो अपनी चीजों को कितना अलग ढंग से वो लोग विचार करने लगते हैं। तो वो गेस्टिकुलेटेड, बेल साउंडेड, घंटी बजती है, नोट दो जो उपासला कैथेड्रल बट फ्रॉम द पिक्चर इटसेल्फ, और उनको लग रहा है कि बेल की आवाज भी आ रही है, लेकिन ये उपासला वाले कैथेड्रल की, क्योंकि ये कहाँ की बात है, ये उपासला काउंटी की बात है। तो उपासला काउंटी के अंदर जो कैथेड्रल है, ये आवाज वहां की नहीं आ रही है। वो ये अभी भी इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है ये आवाज कहाँ से आ रही है, इस पिक्चर में से ये आवाज आ रही है। एंड द पियानो म्यूजिक आल्सो केम फ्रॉम दैट रिमार्केबल पिक्चर ऑफ वेनिस, और पियानो जो अभी जो ये आवाज कहाँ से सुन रहे थे, वो किसी नियर बाय अपार्टमेंट से आवाज सुन रहे थे। ये आवाज भी अब कहाँ से आ रही है, उस वेनिस की पिक्चर से आवाज आ रही है। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी आवाज के बारे में बात करी है, वो बाहर से नहीं, और वो पिक्चर में से ही आवाज आनी बताई गई है। ए चाइल्ड हु इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ विकारेज, एक ऐसा बच्चा जो पैदा हुआ और बड़ा हुआ किस तरह की फैमिली में, जो धार्मिक रिलीजियस फैमिली होती है, जो धार्मिक धर्म से जुड़ी हुई फैमिली है। तो ऐसी फैमिली में जो बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ है, उसका पालन पोषण हुआ है, एक्वायर्स वो प्राप्त करता है, एंड अर्ली फेमिलियरिटी विद लाइफ एंड डेथ बिहाइंड द सीन्स, वो कुछ लाइफ और डेथ जैसे वर्ड से वो फेमिलियर हो जाता है। वो जीवन और मौत ऐसी, चूंकि अध्यात्म में या धर्म में लगभग इसी तरह की बातें चलती है कि जीवन किस तरह का होना चाहिए, जीवन के बाद में मौत किस तरह की आती है, मौत किस तरह की होती है। तो लाइफ एंड डेथ जैसी चीजों से वो फेमिलियर जल्दी ही हो गए। फादर परफॉर्म्ड फनरल्स, मैरिजेस, बैप्टिज्म्स, गिव एडवाइस एंड प्रिपेयर sermons। तो फादर, उनके फादर क्या करते थे, फनल करते थे, शादी ब्याह, बैप्टिज्म का मतलब ये जो नामकरण संस्कार होते हैं, लोगों को सलाह देते थे और उपदेश देते थे, प्रवचन देते थे। तो इस तरह की चीजें उनके फादर क्या करते थे। द डेविल वॉज एन अर्ली एक्विटेंसी, जो जो राक्षस, जो डेविल है, जो पिशाच टाइप की जाति के लोग, जो एक असुर, यो डेविल, जो राक्षस है, तो वो राक्षस दानव, ऐसे जिस तरह के वर्ड थे, डेविल, बुरे लोग, ऐसे जो विग्ड वर्ड थे, उनसे वो उनकी फेमिलियरिटी हो गई। वो उन चीजों को जानने लगे, वो इन चीजों को उन चीजों के दिमाग में आने लगी। एंड इन अ चाइल्डहुड माइंड देयर वाज द नीड टू पर्सोनिफाई हिम, और इस तरह के वर्ड्स जब उन्होंने सुने, जाने, समझने लगे, तो
डेविल जैसी चीजें उनके माइंड में पर्सोनिफाई होने लगी। वो उसको, क्योंकि हमने अभी देखा है कि जब वो बचपन में वो जब वहां पर रहते थे, जो पिक्चर के ऊपर जब सनलाइट गिरी, तो उस सनलाइट से उन्होंने इमेजिन किया कि जैसे ये सब चीजें इस पिक्चर में हो रही है, जीवंत हो रही है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो जो डेविल के बारे में सुनते थे, तो वो चीज को वो पर्सोनिफाई करते थे, उनको एक जीवंत रूप में मान लेते थे, क्या इस तरह का ये दिखता होगा, इस तरह का ये चीजें होगी। दिस इज वेयर माई मैजिक लालटेन केम इन। और शायद यही वो समय था जब मुझे मेरा एक मैजिक लालटेन, एक लैंप मुझे मिला। यहाँ मैजिक का मतलब कोई जादू नहीं है, मैजिक का मतलब जो एक उनको चीज अच्छी लगती है, उसके लिए वर्ड आया जो उनको अट्रैक्ट करती थी चीजें। तो इट कंसिस्टेड ऑफ ए स्मॉल मेटल बॉक्स विद ए कार्बाइड लैम्प। और वो कहते हैं कि एक छोटे स्मॉल बॉक्स का बना होता था, उसमें कार्बाइड लैम्प था। और चूंकि ये जलता था तो उसका जो मेटल था वो हॉट होता था, और उसकी स्मेल अभी भी वो याद करते हैं। एंड कलर्ड ग्लास लाइट्स, एक्चुअली क्या होता है, कार्बाइड लैम्प जो है जब उसको जलाते हैं तो चारों तरफ स्क्वायर में उसके स्लाइड्स लगी होती है। तो वो स्लाइड्स किस तरह की थी, आप लोग शायद इसको देख सकते हैं बाद में कभी इस पर। तो वो स्लाइड्स थी जिससे रेड राइडिंग हुड, उसके ऊपर एक रेड राइडिंग हुड का पिक्चर था, एक में वुल्फ का पिक्चर था, एंड अदर्स इसी तरह की और भी चीजें उसमें, उसकी स्लाइड जो बनती थी, चारों तरफ स्लाइड बनती थी, उस पर इस तरह की चीजें डेपिक्ट होती थी, दिखती थी। एंड द वुल्फ वॉज द डेविल, और जो वुल्फ क्या था वो एक डेविल फॉर्म में था, विदाउट हॉर्न्स, जिसके सिंग नहीं थे, बट विद अ टेल एंड गेपिंग रेड माउथ, पर उसकी पूंछ थी, उसका लाल मुंह खुला हुआ था। स्ट्रेंजली स्ट्रेंजली रियल येट इनकम्प्रिहेंसिबल। वास्तव में ये स्ट्रेंजली था, बड़ा अजीब लगता था इस तरह की चीजें देखना, भले वो समझ में ना आती हो, परंतु इच्छा करती। देखो, इंसान की फितरत होती है किसी भी स्ट्रेंज चीज को देखने की, जो चीजें बिल्कुल अलग होती है, जो समझ में नहीं आती है, जो कभी सोची नहीं गई है, जिसके बारे में केवल कल्पना इस तरह की बनती है, तो जो चीजें ये अजीबोगरीब चीजें होती है, उसके बारे में जो भले समझ में आए या नहीं आए, लेकिन उसको देखने की कोशिश करता है वो, उसके लिए एक टेम्पटेशन होता है। तो यहाँ पर वो यही कर रहे हैं ऑथर, कि मतलब स्ट्रेंजली रियल, वास्तव में ये चीजें स्ट्रेंजली थी और इनकम्प्रेंसिबल थी। उनका जो छोटे, जब वो उनकी जब वो छोटी एज के थे, तो वो सब चीजें नहीं समझ सकते थे, लेकिन वो चीजें उनको आकर्षित करती थी। ये भले बुराई हो, इस तरह की जो पिक्चर थी, जो वोल्फ जो डेविल है, इस तरह की पिक्चरें विक्डनेस की पिक्चरें थी, दुष्टता की प्रतीक थी, भले दुष्टता की प्रतीक थी, परंतु वो उनको टेम्पटेशन लगती थी, वो उनको लालच देती थी, मतलब उनको देखने की इच्छा करती थी। ऑन द फ्लावर्ड वॉल ऑफ द नर्सरी, उनका जो कमरा था, छोटे बच्चे के कमरे को बोलते हैं नर्सरी, तो उनकी जो नर्सरी पे जो एक किसी एक दीवार जिसके ऊपर फ्लावर बने हुए हैं, तो वहां पर इस तरह की चीजें, उसकी जो इमेज बनती थी, क्योंकि कार्बाइड लैंप है, उसमें बत्ती जलती है, साइडों में जो ग्लास लगी होती है, उससे उसकी प्रिंट कहाँ पर जा रही है, वॉल पे जा रही है। तो इस तरह की वॉल पर उनको इस तरह की चीजें देखना करना उनको अच्छा लगता था, ये उनके लिए एक टेम्पटेशन था। व्हेन आई वाज 10 years old, जब वो 10 साल के हुए, आई रिसीव्ड माय फर्स्ट रेटलिंग फिल्म प्रोजेक्टर। उनको एक उनका एक रेटलिंग फिल्म प्रोजेक्टर, रेटलिंग मीन्स जो थोड़ा सा स्मूथ नहीं था चलने में, जो चीज चलने में स्मूथ नहीं है, कुछ आवाज सी करती है, प्रॉपर उसके अंदर वो चीजें नहीं है कि वो बिल्कुल स्मूथ रहे, लेकिन जिसमें आवाज आती है तो हल्का सा रखने करने में, रेटलिंग। तो रेटलिंग फिल्म प्रोजेक्टर उनको मिला, विद इट्स चिमनी एंड लैम्प, उसमें चिमनी और लैम्प था। आई फाउंड इट बोथ मिस्टिफाइंग एंड फैसिनेटिंग। और वो इस चीज को एक मिस्टिफाइंग, मतलब रहस्यमय तरीके, जिसको जो एक अजीब चीज लगती थी, बिल्कुल नई चीज, कि हाँ यार ये क्या चीज है, और फैसिनेटिंग, उनको वो आकर्षित करती थी वो चीज। तो इट वॉज द मिस्टिफाइंग एंड द फैसिनेटिंग। द फर्स्ट फिल्म आई हैड वॉज 9 feet लॉन्ग। जो पहली फिल्म जिसमें वो लोग प्ले करते थे, वो
9 फीट लंबी थी, ब्राउन इन कलर। इट शोड अ गर्ल लाइंग एस्लीप इन अ मीडो। वो पिक्चर किस तरह की थी कि उसमें एक लड़की थी जो किसी चारागाह में, जहाँ पर मीडो मतलब जहाँ पर घास बिछी हुई है, जहाँ पर गाय बैल उसको चरती है, तो एक चारागाह, एक लंबा चौड़ा मैदान जहाँ पर घास वगैरह उगी हुई है, तो वहाँ पर एक लड़की सोती हुई दिखाई जाती है। हु वोकअप, जो जगती है, एंड स्ट्रेच्ड आउट हर आर्म्स, और अपने हाथों को फैलाती है, मतलब यहाँ पर वो अंगड़ाई लेती है, सोकर उठती है, अंगड़ाई लेती है, देन डिसअपियर्ड टू द राइट, और वो गायब नहीं होती एकदम से, राइट की तरफ चली जाती है, दाई तरफ वो चली जाती है, यहाँ पर दाई तरफ जाकर के वो डिसअपियर हुई, धीरे करके वो दिखना बंद हुई है, तो इसके लिए वर्ड आया देन डिसअपियर्ड टू द राइट। दैट वाज ऑल देयर वाज टू इट। द फिल्म वाज ए ग्रेट सक्सेस। फिल्म ग्रेट सक्सेस लेती है। यहाँ पर ग्रेट सक्सेस का मतलब वो कंटिन्यू वो चीज फिल्म देखी जाती है, एंड वॉज प्रोजेक्टेड एवरी नाइट अंटिल इट ब्रोक, जब तक कि टूट नहीं की तब तक हर नाइट को वो चला करती थी, एंड कुड नॉट बी रिमाइंडेड एनी मोर, और तब तक चला करते जब तक कि वो टूट नहीं गया और वो जिसको अब सुधारा नहीं जा सकता था, ऐसे फिल्म प्रोजेक्टर को। दिस लिटिल रिकेटी मशीन वॉज माई फर्स्ट कंजूरिंग सेट। वो ये कर रहे हैं कि वो जो उनको रिकेटी मशीन थी उनके पास में, जो पुराने सी इस तरह की जो मशीन थी, जो फिल्म प्रोजेक्टर था, ये उनका फर्स्ट कंजूरिंग सेट था। ऐसा सेट था जिससे वो जादू कर, उनको एक जादुई सेट लगता था वो, कि जादू वाला सेट है जिसमें जादू होता है। एंड इवन टुडे आई रिमाइंड माई सेल्फ विद चाइल्डिश एक्साइटमेंट। और वो कहते हैं कि मैं अभी भी मेरे बचपन की जो एक्साइटमेंट होती थी उसकी, मैं उसमें चला जाता हूँ, उसको याद करता हूँ कि मैं किस तरह से उसको, उस सेट को किस तरह से उस सेट को मैं यूज करता था, उसको उस साथ मैं प्ले करता था। एंड देन आई एम रियली कंजूरर। और वो इस साइड में मांग के चलते हैं कि वो एक कंजूरर है, एक जादूगर है, सिंस सिनेमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन ए डिसेप्शन ऑफ द ह्यूमन आई। ये बात एक बहुत ऐसी लाइन है कि सिंस सिनेमेटोग्राफी, वो क्या मान के चलते थे, एक जादुई क्यों मानते चलते थे, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी, पिक्चर बनाना, जो फिल्म थी, जो फिल्म थी जिसके अंदर लड़की मिडो में सो रही है, उठती है, अंगड़ाई लेती है और दाईं तरफ चली जाती है और डिसअपियर हो जाती है, तो वो कहते हैं कि जो इस कंजूरर सेट था, जो लोगों को आकर्षित करता था, जिसको मैं दिखा दिखा करके बार बार और वाही वाही लूटता था, या मुझे भी देखने में मजा आता था, तो ये जो फिल्म बनाने की जो कला होती है, ये क्या है, इंसानों की आंखों के लिए एक धोखा है। मतलब ह्यूमन आइज जो है, या ह्यूमन को डिसेप्शन किया जाता है, धोखे में रखा जाता है, तब जाकर के सिनेमेटोग्राफी बनती है, पिक्चर बनती है। I have worked it out that if I see a film which has a running time of 1 hour, I sit through 27 minutes of complete darkness. वहाँ ये बोलते हैं कि जो पिक्चर बनाने की जो कला है, या फिर ये जादू दिखाने की कला है, ये कब सक्सेस होती है, जब आप किसी को धोखा देते हो, तब जाकर के आप अपनी उस कला में माहिर हो पाते हो, आप उस कला में तब जाकर जीत पाते हो, कुछ हासिल कर पाते हो, जब आप किसी ह्यूमन आई को धोखा देते हो, तभी आप कुछ जादू कर सकते हो, या फिर आप पिक्चर बना सकते हो। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऐसा उनके साथ भी हुआ है, जब वो किसी फिल्म को देखते थे, तो विच हैज ए रनिंग टाइम ऑफ 1 आवर, जिसका लगभग समय 1 घंटा होता हो, तो आई सिट फॉर 27 मिनट्स ऑफ कंप्लीट डार्कनेस, तो वो कहते हैं कि मैं लगभग 27 मिनट तो डार्कनेस में रहता हूँ। मतलब यहाँ पर किसी कमरे में अंधेरे में बंद होकर रखने वाली बात नहीं है कि वो किसी कमरे में अंधेरा करके वो बैठे हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वो अनअवेयर होते हैं। वो 1 घंटे की मूवी के अंदर लगभग 27 मिनट तो ऐसे निकलते हैं जिसके बारे में वो खुद नहीं जानते।
वो उस चीज को मान लेते हैं जो दिखाया जा रहा है उसके बारे में वो अनअवेयर होते हैं। सीन इस तरह के चलते हैं, फास्ट चलते हैं, या फिर उनकी रिदम इस तरह की होती है कि वो समझ ही नहीं पाते कि कैसे क्या चीज हो गई। जादूगर जो जादू करता है अपनी कुछ डमरू सामने साथ में लेकर बैठता है, तो वो सब चीजें हाथ की कलाई होती है। हम उसको देख रहे होते हैं लेकिन हमारे आंखों के सामने वो ऐसे धोखे से इतनी साफ सफाई से अपनी कलाकारी कर जाता है कि हम समझ नहीं पाते कि कब इस बर्तन का कोई सिक्का इस बर्तन में कब चला गया। तो वो जो टाइम था, वो जो टाइम हुआ है, तो उस टाइम के अंदर आंखों को धोखा दिया गया है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब मैं कोई एक मूवी देखता हूँ, 1 घंटे की मूवी देखता हूँ, तो लगभग 27 मिनट, मतलब आधा टाइम तो वे कहते हैं कि धोखे में ही रहते हैं। हम जाने नहीं पाते कि हमारे सामने एकदम से क्या हो गया, कैसे हो गया, अनअवेयर होते हैं। तो वो करेंगे 27 मिनट तो वो कंप्लीट डार्कनेस में रहते हैं। द ब्लैंकनेस बिटवीन फ्रेम्स, जो चीजें उनके सामने हो रही है और जो चीज उनके सामने हुई है, तो बीच में कैसे हुई चीजें, वो ब्लैंकनेस है। वो खाली कितनी सफाई से उस जादूगर ने एक सिक्का एक बर्तन निकाल कर दूसरे बर्तन में डाल दिया, वो समझ ही नहीं पाते। तो ये उसके लिए बड़ा है कि जब कोई चीजें अनअवेयर होती है, जब कोई चीजें हम समझ नहीं पाते हैं कैसे हो गई, हमें उसका केवल रिजल्ट ही मिलता है और हम तो सोचते रह जाते हैं कि ये कब कर दिया उसने। तो वो उसके लिए आया है कि ब्लैंकनेस, जब हम अनअवेयर होते हैं, जब हमारी आंखें धोखा खा जाती है, हम कितनी सफाई से उस जादूगर को देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पकड़ ही नहीं पाते कि उसने कब अपनी कलाकारी दिखा दी। वेन आई शो अ फिल्म, आई एम गिल्टी ऑफ डिसीट। वो कह रहे हैं कि मैं भी जब कोई फिल्म दिखाता हूँ, तो मेरे अंदर भी यही भावना, दोषी, मतलब ये दोषी, मतलब ये गिल्टी फील करता हूँ कि मैं धोखा दे रहा हूँ लोगों को। मैं मेरी कला से ऐसी चीज दिखा रहा हूँ जो धोखा देने वाली है। सामने वाले व्यक्ति को एकदम से चीज जज कराते हैं कि वो समझ ही नहीं पाता और वो केवल वो अजीब वो चीज देखने में लग जाता है। लेकिन वो धोखा कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं कि मैं 1 घंटे में 27 मिनट धोखा खाया हूँ। इसी प्रकार जब भी कोई फिल्म दिखाता हूँ, तो मुझे इसी बात की भावना रहती है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को धोखा दे रहा हूँ। आई यूज एन एपरेटस, मैं एक ऐसे एपरेटस को यूज करता हूँ। वो एक ऐसे एपरेटस यूज करने की बात करते हैं विच इज कंस्ट्रक्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ सर्टेन ह्यूमन वीकनेस, जो इस तरह की चीजों से बना है जो ह्यूमन वीकनेस के का एडवांटेज लेता है। मतलब इंसानों की कमजोरी, इंसानी कौन सी कमजोरी, कि इंसान हमेशा स्ट्रेंज चीजों को देखने की उसकी क्यूरियोसिटी रहती है, इच्छा रहती है। इंसान हमेशा एक अजीबोगरीब चीजें देखने की इच्छा करती है। नॉर्मल चीज को देखना पसंद नहीं करता। अजीब चीजें हो, मैजेस्टिक चीजें हो, उनको देखने की इच्छा करता है। तो इंसानों की ये जो इमोशंस है, किस तरह की वंडर को देखने की इमोशन है, इस कमजोरी का वो फायदा उठाते हैं। इस तरह के एपरेटस मतलब कैमरा। तो कैमरे में इस तरह की चीजों को दिखाते दिखाते हैं कि इंसान जज ही नहीं कर पाता कि ये चीजें कैसे हो रही है, लेकिन मैजेस्टिकली जो चीजें होती है इंसान उनको देखने की कोशिश करता है। एन apparatus with which I can sway my audience in a highly emotional manner। वो कह रहे हैं कि मैं उस apparatus से मेरे जो ऑडियंस है उनको एक इमोशन के ऐसे भाव में ले जाता हूँ कि उनको मैं चाहूँ तो हंसा सकता हूँ, डर में चिढ़ा सकता हूँ, स्माइल करा सकता हूँ, उनको फेरी स्टोरीज में बिलीव करा सकता हूँ कि वाकई में परियां होती होंगी। बिकम इंडिग्नेंट, मैं उनको गुस्सा दिला सकता हूँ। फील शॉक्ड, उनको मैं आघात पहुंचा सकता हूँ। चार्म्ड कर सकता हूँ। डीपली मूड एंड परहैप्स यार्न विद बोर्डम, कभी उनको मैं जमा ही लेने तक कितना तो उनको बोर कर सकता हूँ। दस आई आइदर एन इम्पोस्टर, इस प्रकार आई एम आइदर एन इम्पोस्टर और when the audience is willing to be taken in a conjurer। इस लाइन को आपको ऐसे पढ़ना है, thus I am either an imposter or I am not handy with this app। I am either an imposter or a conjurer। मैं या तो एक बहुरूपी की तरह या फिर एक जादूगर की तरह मैं क्या करता हूँ, ऑडियंस को अपने बस में कर लेता हूँ।
आई परफॉर्म कंजूरिंग ट्रिक्स, मैं जादुई की ट्रिक्स को परफॉर्म करता हूँ विद एपरेटस, मेरे उस एपरेटस के साथ में। सो एक्सपेंसिव एंड वंडरफुल, देखो वही बात आ गई, जो चीजें अजीब गरीब होती है, स्ट्रेंज होती है, मेजेस्टिकली होती है, वंडरफुल होती है। वंडर इंसान का सबसे बड़ा ह्यूमन वीकनेस है कि इंसान वंडरफुल चीजों को देखने की कोशिश करता है। वो सब चीजें वो किससे वो कर पाते हैं? उनके कैमरे से। एक कैमरे की सफाई होती है। बाहुबली पिक्चर के अंदर जो एक्टर होता है, वो एक झरना बह रहा है, उस झरने में बहते हुए झरने में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जंप करता हुआ जा रहा है। वो कैसे जा रहा है वी डोंट नो, लेकिन वो सीन अपने को बहुत लगता है कि वाह, एक हीरो यहाँ से पहाड़ से वहां पर पहाड़ पे चला गया, उल्टा वो उल्टा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पानी का झरना नीचे आ रहा है, तीर चलाता है वो, बड़े ही मेजेस्टिकली वो नीचे गिरता हुआ तीर चलाता है, वो तीर ऊपर जाकर फंस जाता है। तो इस तरह के सीन होते हैं, ये सीन किससे क्रिएट होते हैं? उनके एपरेटस से, उनके कैमरामैन की सफाई होती है। तो ये सब एक्सपेंसिव वंडरफुल चीजें वो क्रिएट करते हैं और इंसानों को हमें धोखा देते हैं। ये चीजें भले होती हो या नहीं होती हो एक्चुअल में, और नहीं होती होगी इस तरह की चीजें, लेकिन हमें बिलीव करना पड़ जाता है, हम उस चीज को एंजॉय करते हैं। So with apparatus so expensive and so wonderful that any entertainer in history would have given anything to have it. वह कह रहे हैं कि इस apparatus के लिए हिस्ट्री में, इतिहास में कोई भी कोई एंटरटेनर हो, वो कुछ भी देने को तैयार है ऐसी चीजें प्राप्त करने के लिए। तो आई परफॉर्म कंज्यूमिंग ट्रिक्स with apparatus so expensive and so wonderful that any entertainer in industry would have given, सब कुछ दे सकता है, anything to have it, इसको लेने के लिए। स्प्लिट सेकंड इंप्रेशंस। स्प्लिट सेकंड इंप्रेशंस ऐसे विचार जो माइंड में आते हैं और निकल जाते हैं, आते हैं और निकल जाते हैं, उनके लिए आते हैं स्प्लिट सेकंड इंप्रेशंस। अ फिल्म फॉर मी बिगिंस विद समथिंग वेरी वेग। वे कहते हैं कि फिल्म जो है मेरे लिए जो शुरू होती है, वो किससे शुरू होती है? एक बहुत ही धुंधली सी चीज से, एक बहुत ही धुंधली चीज से, डिम चीज से, जो क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, ऐसी चीजों से वो शुरू होती है। क्योंकि यहाँ पर जो ऑथर है, यहाँ पर हमें सब कुछ ये ऑथर के ही अकॉर्डिंग समझनी होगी। ऑथर ये मान के चलते हैं कि नोवेल पर पिक्चर नहीं बन सकती। वह कह रहे हैं पिक्चर किससे बनेगी? थॉट से बनेगी। और थॉट किसकी रहेगी? जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो थॉट्स कहाँ से आएगी उसके अंदर भी? चांस रिमार्क, किसी स्पेशल ऐसे कोई बातचीत जहाँ पर सडनली कोई चीज आ जाती है दिमाग में, और ए बिट कन्वर्सेशन, अ हेजी बट एग्रीएबल इवेंट, चाहे वो क्लियर नहीं है परंतु किस तरह की एग्रीएबल इवेंट होनी चाहिए। ऐसी इवेंट, इंसान जब अच्छे मूड में होता है तो उसके दिमाग में तरह तरह के विचार तो भी आते हैं, और वो उन्हीं को याद करने की कोशिश करता है, वो उन्हीं से अपने नए ताने बाने सोचने की कोशिश करता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब एग्रीएबल कोई ऐसी कंडीशन आती है, इवेंट अनरिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, जिसका उस सिचुएशन से कोई लेना देना ना हो, लेकिन एक पर्टिकुलर थॉट उनके माइंड में कभी किसी बातचीत की वजह से आई हो, वो जो थॉट है, जो वेग्यू है, उससे मूवी शुरू करते हैं। इट कैन बी अ फ्यू बार्स ऑफ म्यूजिक। अब वो थॉट किस आ सकती है? वो चीज में कर रहे हैं, बिट कन्वर्सेशन आ गया, जिसका किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। इट कैन बी अ फ्यू बार्स ऑफ म्यूजिक, या फिर कोई ऐसी म्यूजिक धुन वो सुन ले, उस धुन से भी उसके दिमाग में कोई विचार आ जाए। अ शाफ्ट ऑफ लाइट अक्रॉस द स्ट्रीट, यहाँ तक कि गली में जो लाइटिंग होती है, उस लाइटिंग से भी कुछ देख करके और नए कोई विचार उसके दिमाग में आए। समटाइम्स इन माई वर्क एट द थिएटर, वो कर रहे हैं कि कभी ऐसा भी होता है जब व्हेन आई हैव एनविजन्ड एक्टर्स, जब वो एक्टर के बारे में कल्पना करते हैं, मेड अप फॉर ए येट अनप्लेड रोल्स, जब एक्टर कोई प्ले कर रहे हैं
और उस प्ले में एक्टर की कोई विशेष चीज को लेकर के उनके दिमाग में कोई नया प्ले करवाने की या नई चीज आ रही हो कि यार इस एक्टर में इस तरह की क्वालिटी है, ये इस तरह से मुंह बनाकर हंसता है या फिर इस तरह से मुंह बनाकर बोलता है, तो वो उस चीज से जो भले उस पिक्चर के अंदर भले वो उसका रोल ना हो, उसके उस पर्टिकुलर डायलॉग बोलने की स्टाइल का या उसके हंसने के तरीके का इनका, परंतु वो एक नई तरीके से उसमें थोट बन जाए, तो ऐसी इन्विजन वो कर लेते हैं, ऐसी कल्पना कर लेते हैं वो कि यार इस तरह की चीज से भी अब कुछ नया बनाया जा सकता है। दीज आर स्प्लिट सेकंड इंप्रेशन। तो जो एक किसी भी ऐसे थॉट जो एकदम से किसी म्यूजिक की वजह से, लाइट की वजह से, कन्वर्सेशन की वजह से, कोई स्पेशल एग्रीएबल इवेंट की वजह से उनके किसी व्यक्ति में कोई थॉट आ गई है, वो थॉट आती है और चली जाती है, लेकिन क्या छोड़ के जाती है? एक इंप्रेशन छोड़ के चली जाती है। किस तरह का इंप्रेशन, वो देखते हैं। तो दीज आर स्प्लिट सेकंड इंप्रेशन that disappear as quickly as they come। वो आती है पर डिसेबल हो जाती है, येट लीव बिहाइंड ए मूड, परंतु उसके पीछे एक मूड रह जाता है। क्योंकि हम मूड किस तरह का है? एग्रीबल सिचुएशन का। जो भी चीज जो उसको अट्रैक्ट करती है किसी व्यक्ति को, वो एग्रीबल सिचुएशन रहेगी, और उस एग्रीबल सिचुएशन को ही इंसान ज्यादा से ज्यादा समझने की या ज्यादा से ज्यादा सोचने की कोशिश करता है। तो एक विचार जिसके अंदर आया है, उस विचार को लेकर के जो एक मूड उसके अंदर बन गया है, एक एग्रीबल मूड उसके अंदर बन गया है, वह मूड ही उसको आगे से आगे उसको नई से नई चीजें माइंड में ही कल्पना करने की उसको माइंड में उसको कल्पना करता चला जाएगा, अपना ताना बाना बुन लेगा। तो लाइक ए प्लीजेंट ड्रीम्स, इट इज ए मेंटल स्टेट, नॉट एन एक्चुअल स्टोरी। तो ये कोई एक मेंटल स्टेट ही हुई है, एक्चुअल स्टोरी तो बनती नहीं है, बट वन अबाउंडिंग इन ए फर्टल एसोसिएशंस एंड इमेजेस। परंतु वो ऐसा व्यक्ति जो जिसके अंदर फर्टिलिटी है, माइंड माइंड क्या है? फर्टाइल है, जो नई नई इमेजेस कर सकता है, जो नई इमेजिन करे, इमेजेस बनाए, तो और उन चीजों को वापस में जोड़ सके। मतलब फर्टिलिटी, उसके माइंड की फर्टिलिटी कितनी होगी, उसके अकॉर्डिंग वो अपने अ, अपने माइंड के अंदर एक वो पिक्चर क्रिएट कर लेता है। तो मोस्ट ऑफ ऑल इट इज अ ब्राइटली कलर्ड थ्रेड स्टिकिंग आउट ऑफ द डार्क सेक ऑफ द अनकॉन्शियस। तो ये करें कि इस तरह की ताना बाना है, इस तरह की जो एक एक मूड से, एक थॉट से एक मूड जनरेट हुआ, और उस मूड से वो नई इमेजेस नई नई इमेजेस उन्होंने अपने फर्टल माइंड के अंदर जो बनाई है, वो क्या हो गई? एक तरह से एक ब्राइटली कलर थ्रेड है, उस थ्रेड की तरह जो किसी उसमें बंद है, अचेतन माइंड में बंद है, और वहां से वो आप निकाल रहे हो, धीरे धीरे करके उनको ताने बाने को निकाल रहे हो। इफ आई बिगेन टू वाइंड अप दिस थ्रेड, वो कर रहे कि बाय द वे मैं इस थ्रेड को, मतलब वो इन जो इमेजेस उन्होंने कल्पना करी है, जो इमेजेस उन्होंने सोची है, जो एसोसिएशन उन्होंने बनाए अपने फर्टाइल माइंड में, अगर वो उन सबको बाहर निकाले और उनको वाइंड अप करे, तो वो क्या बन सकती है? एक कंप्लीट फिल्म बन सकती है। दिस प्रिमिटिव न्यूक्लियस स्ट्राइव्स टू अचीव डेफिनेट फॉर्म। वे कह रहे हैं जो ये न्यूक्लियस है, मतलब जो एक नई जो थॉट एकदम से उनके माइंड में आई थी, ये वाली वो थॉट क्या है? एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, एक केंद्र बिंदु है। और वो क्या करता है? वो जो केंद्र बिंदु है, जो न्यूक्लियस है, वो सेंटर जो थॉट है, वो एक डेफिनेट फॉर्म में आने की कोशिश करने लगती है, मूविंग इन अ वे दैट मे बी ए लेजियन हाफ एस्लीप एट फर्स्ट। जो स्टार्टिंग में तो किसी लगती है थोड़ी धीरे चलती है, थोड़ी उसके अंदर गति नहीं आती है, और बाद में वो स्ट्राइव करती हुई ताना बाना बनाती हुई चली जाती है। इट्स स्टिनिंग इज accompanied by vibrations and rhythms which are very special and unique to each film। वो ये कह रहे हैं कि ये जो इस तरह की थॉट है, जो इस तरह की एसोसिएशन और जो इमेजेस हैं, वो क्या करती है? वो जो स्टिर अप हो रही है, जो उनको बढ़ावा मिल रहा है, वो वाइब्रेशन से और रिदम से मिल रहा है। मतलब अब एक चीज दूसरी चीज से जुड़ती हुई चली गई है,
हर जगह से उनको वाइब्रेशन आने लगती है। वो एक जो थॉट चली है वो किसी भी दूसरी और चीज को देख करके वहां से भी कुछ वाइब्रेशन आई, रिदम उनको मिली है, वो एक दूसरे को वो उसको जोड़ते हुए चले जाते हैं, और विच आर वेरी स्पेशल एंड यूनिक टू ईच फिल्म। और ये जो रिदम है, जो वाइब्रेशन है, एक थॉट आया लाइफ को लेकर को, डेथ को लेकर कोई एक थॉट आया, उस थॉट को लेकर जहां पर भी वो कहीं जाएंगे और उस चीज को लेकर के नया थॉट डेवलप होगा, नई इमेज आएगी, वो उसको जोड़ते हुए चले जाएंगे, आपस में जोड़ते हुए चले जाएंगे। उससे क्या बन जाएगी, एक यूनिक फिल्म बनेगी। वो मतलब फिल्म बनने के लिए वो यूनिक चीज है। द पिक्चर सीक्वेंसेस देन एज्यूम ए पैटर्न इन अकॉर्डेंस विद दीज रिदम। अब जो पिक्चर सीक्वेंसेस है, जहां पर जो इमेजेस बन गई, अलग अलग जो इमेजेस बनी हुई है, वो अलग अलग इमेजेस क्या करती है, एज्यूम होने लगती है एक पैटर्न में, एक पैटर्न बनने लगता है उनका। इसके बाद ये सीन, उसके बाद ये सीन, उसके बाद ये सीन, इस तरह का थॉट। तो एक जो उनके अंदर एसोसिएशन जो होने लगा है आपस में, वो रिदम के अकॉर्डिंग होने लगा है। वो स्टिमुलस जो एक उनकी जो ओरिजिनल स्टिमुलस होती है, किसी भी फिल्म मेकर की जो ओरिजिनल स्टिमुलस होती है, जो उसके अंदर थॉट चलने की है, या उसके अंदर फर्टिलिटी है, माइंड फर्टिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो उन चीजों को आपस में बनाता चला जाता है। उनके ओबिंग सॉरी, तो विद दीज रिदम्स, ओबिंग लॉज बोर्न आउट ऑफ एंड कंडीशंस, वो नियम जिसके द्वारा वो उन चीजों को जोड़ेगा, वो सब कहां से आए, उसके खुद के माइंड से आए हैं। मतलब यहाँ पर जो फिल्म मेकर है, वो अपने एक थॉट से इंप्रेशन बनेगा उसके माइंड के अंदर, और दूसरी जो भी चीजें आएंगी, जो वाइब्रेशन या रिदम्स जहां से भी आएगी, उसके अकॉर्डिंग दूसरी पिक्चर वो क्रिएट करेगा, और उनको आपस में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उनको लेकर के आएगा। इफ दैट एम्ब्रियोनिक सब्सटेंस, ये जो एम्ब्रियोनिक सब्सटेंस वर्ड है, ये भी वही प्रिमिटिव न्यूक्लियस के लिए आया है। जो एम्ब्रियोनिक सब्सटेंस का मतलब कोई भी चीज छोटी होती है, अपने एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होती है, तो जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है वो भी एक वही चीज है। तो इफ दैट एम्ब्रियोनिक सब्सटेंस seems to have enough strength to be made into a film। अब क्या होता है कि जो एम्ब्रियोनिक सब्सटेंस है, इस तरह की जो थॉट है, इस तरह की जो इमेजेस अब इकट्ठी हो रही है, वो क्या करती है, एक फिल्म के अंदर वो बन सकती है, या अगर वो उनमें क्या है, सब्सटेंस सीम्स टू हैव इनफ स्ट्रेंथ, उसमें एक ताकत होती है। तो आई डिसाइड टू मेटेरियलाइज इट, और मैं क्या करता हूँ, उसको मेटेरियलाइज, अब उसको मैं जीवंत फॉर्म में, अभी तक तो वो सॉफ्टवेयर के रूप में उनके माइंड में था, अब वो उसको डिसाइड कर लेते, अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि उसको वो एक्चुअल फॉर्म में लेकर के आ जाएंगे। तो इफ दैट एम्ब्रियोनिक सब्सटेंस seems to have enough strength to be made into a film, अगर उनको लगता है कि इस तरह का जो एम्ब्रियोनिक सब्सटेंस है, इस तरह के जो विचार है, वो एक फिल्म बनाई जा सकती है, तो मैं आई डिसाइड टू मटेरियलाइज इट, तो मैं उसको मान लेता हूँ कि इस फिल्म में ताकत है, इस विचार में ताकत है, और मैं इसको मटेरियलाइज कर लूंगा, इसको मैं हार वर्ड्स के रूप में इसकी फिल्म बना लूंगा। तो देन कम्स समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट। अब आती है बारी एक कुछ कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट चीज की। वो क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिदम्स, मूड्स, एटमोस्फियर, टेंशंस, सीक्वेंसेस, टोन्स, सेंस इनटू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। वो कह रहे हैं कि अब जो विचार थे, और अलग अलग रिदम से, अलग अलग उससे रिदम में वाइब्रेशन से नए नए विचार उनके दिमाग में जनरेट हो रहे थे, वो सब क्या है, एक तरह का एटमोस्फियर क्रिएट करते हैं। सेंट्स, SCENT सेंट्स है, इस सेंट्स का मतलब भी यही होता है, एम्बियंस, माहौल। अगर आप सैनिकों के बीच में हैं, तो वहां पर आप वॉर का एक एम्बियंस, वहां का एक वॉर का एक माहौल आप देखेंगे। तो वो जो माहौल क्रिएट हुआ है, वो क्या एटमोस्फियर है। तो यहाँ जो मेन तीन वर्ड है, रिदम, मूड्स और एटमोस्फियर। तो बाकी जो एटमोस्फियर, जो बाकी जो वर्ड है, टेंशन, सीक्वेंसेस, टोन्स एंड सेंट्स, ये एटमोस्फियर को ही डिपिक्ट कर रहे हैं। तो इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। रिदम्स, मूड्स, एटमोस्फियर, टेंशन, फ्रीक्वेंसीज, टोन्स एंड सेंस,
ये सबको वो कर रहे हैं कि पूरे एम्बियंस को, पूरे माहौल को किसी वर्ड में या सेंटेंस फॉर्म में लेकर आने की वो अब एक कॉम्प्लिकेटेड और या फिर डिफिकल्ट चीज करने की कोशिश करते हैं इनटू ए अंडरस्टेबल स्क्रीन प्ले। एक स्क्रीन ऐसी स्क्रीन प्ले में उसको लिखना है जो अंडरस्टेबल है, सॉरी अंडरस्टैंडेबल है। दिस इज एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क। यह लगभग इम्पॉसिबल काम है। द ओनली थिंग दैट कैन बी सेटिस्फैक्टरीली transferred from that original complex of rhythms and mood is the dialogue। वह कह रहे हैं कि एक सेटिस्फैक्टरी जो संतोषप्रद काम है, जो लगभग किया जा सकता है, वो क्या है? ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स से रिदम और मूड का जो एक जो एम्बियंस क्रिएट हो रहा है उसको डायलॉग फॉर्म में करना। तो द ओनली थिंग दैट कैन बी सेटिस्फैक्टरीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स ऑफ रिदम्स एंड मूड्स इज द डायलॉग। उसको अपन डायलॉग फॉर्म में लेकर आ जाए। एंड इवन डायलॉग इज ए सेंसिटिव सब्सटेंस। लेकिन वो कहते हैं लेकिन डायलॉग भी क्या है? एक सेंसिटिव सब्सटेंस है, एक संवेदनशील तत्व है। संवेदनशील सेंसिटिव सब्सटेंस कैसे है? क्योंकि वो रेसिस्टेंस को ऑफर करता है। डायलॉग से ही बड़े बड़े युद्ध हो गए। द्रौपदी के डायलॉग से बड़े बड़े युद्ध हो गए, महाभारत जैसा युद्ध हो गया, अंधे के पुत्र अंधे निकले। तो जो डायलॉग होते हैं ये बहुत सेंसिटिव मैटर होता है, ये रेसिस्टेंस को ऑफर करता है। रिटन डायलॉग इज लाइक ए म्यूजिकल स्कोर। वो कह रहे हैं कि जो रिटन डायलॉग है वो एक म्यूजिकल स्कोर की तरह होते हैं। म्यूजिकल स्कोर जो थोड़ा सा अलग ही वो, मैं बना नहीं सकता इसके ऊपर, मुझे पता नहीं है कैसे इसको काम करते हैं इस सिस्टम को। तो वो आप हल्का से देखते होंगे डॉट डॉट की लाइन बनी आती है। तो वो कह रहे हैं कि म्यूजिकल स्कोर की तरह लिखना होता है। अब आप उसको पढ़ रहे हो आप तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका किस तरह का रहेगा? डायलॉग लिख तो दिया, म्यूजिकल स्कोर की तरह लिख दिया, आपको पढ़ना आना चाहिए उसको। म्यूजिकल स्कोर हर कोई नहीं पढ़ सकता। तो रिटर्न डायलॉग इज लाइक ए म्यूजिकल स्कोर, ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो लगभग समझने में नहीं आता टू द एवरेज पर्सन। किसी एवरेज पर्सन को करने का मतलब ये है कि डायलॉग लिखने में आ जाएंगे, लेकिन उनको कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। जो इंटेलिजेंट होगा वही कर सकता है। तो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेंसिबल टू द एवरेज पर्सन, इट्स इंटरप्रिटेशन डिमांड्स अ टेक्निकल नेक प्लस ए सर्टेन काइंड ऑफ इमेजिनेशन। यहां पर नेक प्लस, नेक का मीन्स हैबिट, एक यहां पर टेक्निकल नेक की जरूरत होती है। उस डायलॉग को इंटरप्रेट करने के लिए एक टेक्निकल हैबिट, एक पास में एक आपको एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे आप उसको पढ़ सको। तो नेक के बाद जो प्लस वर्ड दे रखा है, नेक के बाद में जो प्लस वर्ड दे रखा है, ये नेक और प्लस दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्लस का मतलब एडेड, या प्लस का मतलब ऐड। मतलब आपके पास में टेक्निकल नेक तो नहीं चाहिए, इसके अलावा क्या होना चाहिए? सर्टेन काइंड ऑफ इमेजिनेशन। आपके अंदर इमेजिन करने की पावर भी होनी चाहिए। एंड अ फीलिंग, फीलिंग की पावर मतलब पावर, सॉरी, प्लस ए सर्टेन काइंड ऑफ इमेजिनेशन फीलिंग। आपके अंदर इमेजिन और फीलिंग होनी चाहिए। क्वालिटीज विच ऑल्सो, सॉरी, विच आर सो ऑफन लेकिंग, जो जनरली हर किसी में नहीं मिलती है। इवन एमोंग एक्टर्स, वो करे एक्टर्स में भी नहीं मिलती, सभी एक्टर्स में भी नहीं मिलती है, बहुत से एक्टरों में नहीं मिलेगी। वन कैन राइट डायलॉग, कोई व्यक्ति डायलॉग लिख सकता है, बट हाउ इट शुड बी डिलीवर्ड, परंतु उसको कैसे बोला जाए, किस गति से बोला जाए, किस रिदम में बोला जाए, किस टोन में बोला जाए। इट्स रिदम टेम्पो, वर्ड भी आ गए। तो ये किस रिदम में बोला जाए, किस टेम्पो का मतलब किस, कितनी स्पीड से बोला जाए उसको, कहाँ पर रुकना है। रुको मत जाने दो, आपने ये वाला डायलॉग सुन रखा होगा कि जो जहां पर रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो। तो ये जो इस तरह की जो वर्ड्स बनते हैं, तो कहाँ पर रुकना है और कहाँ पर कंटिन्यू बोलना है,
ये चीज अगर आपको नहीं आती है तो आप डायलॉग को डिलीवर नहीं कर सकते। एक्टर जो वाकई में एक्टर इस चीज को समझ सकता है, वही डायलॉग को डिलीवर कर सकता है। तो दिस मस्ट बी ओमिटेड, सॉरी, व्हाट इज टू टेक प्लेस बिटवीन लाइंस। तो और ये डायलॉग के बीच में किस तरह की लाइंस आनी चाहिए, किस तरह की लाइन होनी चाहिए, ऑल दिस मस्ट बी ओमिटेड, इनको छोड़ दिया जाता है फॉर प्रैक्टिकल रीजंस। प्रैक्टिकल रीजन से कि जब ये फिल्म बनाई जाएगी तो इस डायलॉग को कैसे बोलना है, वो उस चीज को पूरा वो नहीं लिख सकते, वो उस चीज को ओमिट कर देते हैं। प्रैक्टिकल रीजन की जब ये पिक्चर बनाई जाएगी तभी इसको देखा जाएगा कि सीन किस तरह का क्रिएट हो रहा है, उसको किस तरह से बोलना है। यहाँ पे आप कुछ और लाइन भी ऐड करी जा सकती है क्या। तो ऑल दीज मस्ट बी ओमिटेड फॉर प्रैक्टिकल रीजन, सच ए डिटेल्ड स्क्रिप्ट वुड बी अनरीडेबल। वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो डिटेल्ड स्क्रिप्ट अगर बन जाएगी कि किस डायलॉग को कैसे बोलना है, कि यहाँ पर कहाँ कोमा लगाना है, कहाँ किस तरह से बोलना है, अगर इन चीजों को भी लिख दिया जाएगा तो वो जो स्क्रिप्ट है वो अनरीडेबल हो जाएगी, पढ़ने योग्य नहीं रहेगी। आई ट्राई टू स्क्वीज इंस्ट्रक्शंस, वो कहते हैं कि मैं इंस्ट्रक्शंस को स्क्वीज करने की कोशिश करता हूँ, छोटा करने की कोशिश करता हूँ। एज टू लोकेशन, इसके अकॉर्डिंग, मतलब वो कर रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन को वो कुछ इस तरह से लिखते हैं, लोकेशन के अकॉर्डिंग, कैरेक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग, एटमोसफेयर के अकॉर्डिंग, इनटू माय स्क्रीन प्ले इन अंडरस्टैंडेबल टर्म। वो कर रहे हैं कि वो उनके इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंडेबल टर्म्स में उनको लिख देते हैं, लोकेशन के अकॉर्डिंग, कैरेक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग और एटमोसफेयर के अकॉर्डिंग। But the success of this depends on my writing ability and the perceptiveness of the reader। परंतु वो कह रहे हैं कि यहाँ पर उनकी जो ये सक्सेस, इस चीज की सक्सेस है, बट सक्सेस ऑफ डिपेंड, सॉरी, बट द सक्सेस ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन माय राइटिंग एबिलिटी। वो कह रहे हैं कि मेरी लिखने की कला, किसी भी व्यक्ति की लिखने की कला, वो किस तरह से कितनी खूबसूरती से उस चीज को लिख सकता है कि वो पढ़ने में भी आए। क्योंकि अगर बाय द हर चीज को मेंशन कर देंगे, कहाँ कितनी टेम्पो से बोलना है, कहाँ कितना फास्ट बोलना है, कहाँ रुकना है, तो वो अनरीडेबल हो जाएगी। तो वो रीडेबल भी रहनी चाहिए। और दूसरी बात, राइटिंग एबिलिटी तो अच्छी होनी चाहिए, साथ में उस डायलॉग को जो पढ़ने वाला है उसके अंदर परसेप्टिवनेस होनी चाहिए, उसको उसकी समझ होनी चाहिए, विच आर नॉट ऑलवेज प्रेडिक्टेबल, जिसके बारे में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि वो एबिलिटी किस तरह की होगी। और वो रीडर जो है, रीडर का मतलब यहाँ पर चूंकि नॉवेल लिखने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक फिल्म मेकिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रीडर अगर बाय द पूछा जाए तो आपको रीडर के बारे में बोलना है यहाँ पर एक्टर। क्योंकि एक्टर पहले उसको पढ़ेगा, समझेगा, उसके बाद उस डायलॉग को डिलीवर कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर रीडर जो है दे रखा, वर्ड दे रखा है, उसको आपको एज ए एक्टर समझना है। अगर आपको वहां पर एमसीक्यूज में वर्ड आ जाता है तो रीडर मीन्स यहाँ पर एक्टर वर्ड आएगा। the writing ability and the perceptiveness of reader which are not always predictable, जिसके बारे में आप उस स्क्रीन प्ले के बारे में वो कितना सक्सेस होगा हम नहीं कर सकते, क्योंकि डिपेंड करेगा किस पर, राइटिंग एबिलिटी पर और परसेप्टिवनेस ऑफ एक्टर्स और रीडर्स। तो बच्चों आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेकर के आऊँगा।